नमस्कार दोस्तों, विनय क्लासेस श्री माधोपुर की यूट्यूब लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। आप सबसे निवेदन है मेरा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने मगध के उत्कर्ष के बारे में अध्ययन किया था और मगध के उत्कर्ष में 3 राजवंशों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। पहला राजवंश हर्यक वंश, दूसरा अपन ने चर्चा की थी शिशुनाग वंश और तीसरे राजवंश नंद वंश की बात अपन ने कही थी। तो आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि सिकंदर कौन था, कहां का शासक था। तो पहली बात देखिए, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप और फिलिप मकदूनिया का शासक था। फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बना और सिकंदर का अगर अपन वास्तव नाम की बात करें तो सिकंदर को बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। तो दोस्तों, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और फिलिप मकदूनिया का शासक था और फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। अगर बात करें तो मकदूनिया यूनान में यहां का शासक था। सिकंदर के घोड़े का नाम बुक्का फेलो था। तो एक बड़ी सेना लेकर सिकंदर ने विश्व विजय की योजना बनाई और इस योजना के तहत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सिकंदर को आक्रमण करने का निमंत्रण तक्षशिला के शासक और तक्षशिला के शासक का नाम था आम्बी। आम्बी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया तथा आक्रमण के दौरान सिकंदर को सहायता का आश्वासन भी दिया। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आम्बी भारत का प्रथम देशद्रोही शासक था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम देशद्रोही शासक कौन। तो दोस्तों, भारत का प्रथम देशद्रोही शासक था आम्बी और आम्बी कहां का शासक था? तक्षशिला का। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था और वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के गांधार जो जनपद था, महाजनपद था, गांधार महाजनपद की राजधानी भी रहा है तक्षशिला। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भगवान राम के भाई भरत और भरत के पुत्र तक्षा के द्वारा
इसकी स्थापना हुई थी। यह विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। और तक्षशिला के शासक आम्बी ने भारत पर सिकंदर को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो भारत का पहला देशद्रोही शासक जो था वो था आम्बी। तो दोस्तों अब देखते हैं 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और राजा पौरव जो कि वर्तमान क्षेत्र यदि बात करें तो ये पंजाब, यहां का एक शासक था पोरस या पौरव। सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच या फिर कहेंगे झेलम, हाइडे स्पीच अथवा झेलम का युद्ध हुआ। और युद्ध कब होता है? 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में पोरस बड़ी वीरता से लड़ा, लेकिन पोरस पराजित हुआ और सिकंदर के द्वारा पोरस को बंदी बना लिया गया। बंदी अवस्था में जब पोरस को सिकंदर के समक्ष उपस्थित किया गया तो सिकंदर ने पोरस से कहा कि बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया कि एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए। इससे सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ और सिकंदर ने राजा पोरस को आजाद कर दिया तथा उसका राज्य भी उसको वापस लौटा दिया। अब दोस्तों कुछ लोगों का यह मानना है कि सिकंदर पोरस से बड़ा प्रभावित हुआ, उसकी वीरता से प्रभावित हुआ, जबकि दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है कि सिकंदर को भारत में एक शक्तिशाली शासक की मित्रता की आवश्यकता थी और वो शक्तिशाली जो शासक मित्र बन सकता था वो पोरस था। और पोरस से सहायता लेकर सिकंदर भारत के अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भी सिकंदर ने पोरस को आजाद किया तथा उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया। अब सिकंदर यहां से झेलम पार करके व्यास नदी के किनारे पहुंचा और व्यास नदी को पार करते ही, हालांकि सिकंदर ने पार किया नहीं, व्यास नदी के किनारे से ही एक विस्तृत साम्राज्य, और इस विस्तृत साम्राज्य का नाम था मगध। मगध की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। तो दोस्तों अपन ने नंद वंश के तहत अध्ययन किया था कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। और यह भी चर्चा हुई थी कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया। एक अभिलेख का नाम अपन ने लिया था, उस अभिलेख का नाम है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह भारत का प्रथम तिथि रहित अभिलेख है और इसी अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर मगध में शामिल किया तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। तो नहर प्रणाली का प्रथम जो शासक जन्मदाता माना जाता है वो महापद्म नंद था। इस नंद वंश में दोस्तों कुल मिला के 9 शासक हुए जिन्हें नव नंद के नाम से जाना जाता है। और अंतिम जो शासक था वो था घनानंद। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर जो शासन कर रहा था उसका नाम था घनानंद, जो कि एक शक्तिशाली शासक था। और दोस्तों
व्यास नदी से आगे बढ़ते ही मगध साम्राज्य की विस्तृत सीमाएं प्रारंभ होती हैं, लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि सिकंदर की सेना एक भारतीय शासक की वीरता देख चुकी थी। दूसरा, सिकंदर की सेना को घर से निकले हुए काफी समय हो गया था। लगभग सिकंदर स्वयं भारत में 1.5 वर्षों तक रहा। 19 माह का समय आता है। 19 माह तक सिकंदर भारत में ठहरा। तो सिकंदर ने घनानंद की सेना से युद्ध करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत समझाया, ओजस्वीपूर्ण भाषण दिए, लेकिन सिकंदर की सेना टस से मस नहीं हुई। अंत में सिकंदर को अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश देना पड़ा और अपनी भारत विजय को अधूरी छोड़कर सिकंदर पुनः स्वदेश रवाना हुआ। लेकिन स्वदेश पहुंचने से पहले ही 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मस्तिष्क ज्वर के कारण सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर का जल सेनापति, जिसका नाम था नियारकस, सिकंदर के पास एक बहुत शक्तिशाली जल सेना भी थी और जल सेनापति का नाम था नियारकस। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का जल सेनापति नियारकस और सिकंदर के घोड़े का नाम बुक्काफेलो। सिकंदर ने 2 नगरों का निर्माण भी कराया, अपने घोड़े के नाम पर बुक्काफेलो और एक निकेया नगर जिसका विजयनगर भी नाम था। इन दोनों नगरों का निर्माण सिकंदर के द्वारा करवाया गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो भारत में अव्यवस्थाएं फैली, उन अव्यवस्थाओं का लाभ उठाया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। हालांकि भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और सिकंदर भारत का यवनीकरण नहीं कर सका। तो दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के सेनापतियों में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं ट्रिप्रेंडिस की संधि, और इस ट्रिप्रेंडिस की संधि का समय मिलता है 321 ईसा पूर्व। 321 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापतियों के मध्य ट्रिप्रेंडिस की संधि हुई और इस संधि में सिकंदर के साम्राज्य का विभाजन किया गया। लेकिन इस विभाजन में भारतीय प्रांतों का कहीं कोई नाम प्राप्त नहीं होता। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि 321 ईसा पूर्व से पहले ही भारत को यूनानियों की दास्ता से मुक्त करवा लिया गया और यूनानियों की दास्ता से मुक्त करवाने का श्रेय जिस शासक को दिया जाता है, उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, यह तो था भारत पर सिकंदर का आक्रमण। दोस्तों, फिर एक बार आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे मगध के तहत चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य के तहत मगध का विकास। धन्यवाद।